सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि राजनीति के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ समय पहले का समय था और वर्तमान के अंदर अभी का समय देखते हैं तो उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है और वो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा हर एक समाज के अंदर, खासकर अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट के अंदर। साथियों, आप सभी को बता दें कि इधर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 10 सीटों को लेकर। वहीं पर हरियाणा की अगर बात करें तो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी पूरे हरियाणा के अंदर। 90 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी है और इनेलो पार्टी का गठबंधन है, वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो जननायक जनता पार्टी के साथ में है। यानी एएसपी पार्टी और जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद जी का हरियाणा के अंदर गठबंधन हो चुका है और गठबंधन के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं पर 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी बीच अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी द्वारा लगातार कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जा रहा है। कहीं पर भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है, कहीं पर बहुजन समाज की तरफ से जनसभाएं संबोधित चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। जन संपर्क लोगों से लगातार वो बनाए हुए हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी लगातार राजनीति के अंदर सक्रिय भूमिका उनकी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और 10 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और साथ में चंद्रशेखर आजाद जी पूरी जोर शोर से और कड़ी मेहनत के साथ दिखाई दे रहे हैं। लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रही हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा के अंदर वहां पर जनसभा को संबोधित किया गया। आजाद समाज पार्टी की तरफ से ओबीसी महासम्मेलन वहां पर किया गया और हजारों की संख्या में ओबीसी समाज के लोग वहां पर पहुंचे, बहुजन समाज के लोग वहां पर पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के जो समर्थक हैं वो वहां पर पहुंचे। हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। चंद्रशेखर आजाद जी ने देश के अंदर विद्यमान तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी और वर्तमान के अंदर जिस तरीके के हालात हैं और वर्तमान के अंदर जो बुनियादी मुद्दों से जो समाज जूझ रहा है उन बातों पर उन्होंने चर्चा की। इसी बीच आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी लगातार पार्लियामेंट के साथ साथ धरातल लेवल पर देखते हैं तो वो जातीय जनगणना को लेकर एक विशेष अभियान चलाए हुए हैं कि देश के अंदर सबसे पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए और वर्तमान के हालातों को देखते हुए उन्होंने वर्गीकरण पर भी अपनी बात स्पष्ट की और कहा कि जिस तरीके से दुश्मनों की जो चालें चल रही है प्रेजेंट के अंदर, जो दुश्मन अपने षड्यंत्र चल रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, हमें उनकी बातों में नहीं आना है। उनकी चालों को, उनके षड्यंत्रों को हमें बहुजन समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर देश के अंदर होनी चाहिए तो वो जातीय जनगणना होनी चाहिए। वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी बात स्पष्ट की कि इसके बाद एक वर्ग इसके समर्थन में दिखाई दिया तो दूसरा वर्ग इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि अगर वंचित समाज के लोग जो रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर सपोर्ट के अंदर आए हैं, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि सरकार को जो काम करने चाहिए वो जातीय जनगणना का करना चाहिए। और अगर हमें लगता है जातीय जनगणना होने के बाद अगर हमें ये चीज हमारे सामने निकल कर आती है, ये तथ्य हमारे सामने निकल कर आते हैं कि वंचित समाज के हक अधिकारों को कोई खा रहा है, कोई स्पेसिफिक एक कास्ट आगे बढ़ रही है, तो हम इसका विरोध करेंगे और जो वंचित जातियों के जो लोग होंगे, जो जातियां पीछे रह चुकी हैं, हम उनको जातीय आधार पर उनकी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे। हम वो लोग हैं जो अपने मुंह की रोटी अपने भाई और जो अपने समाज के लोग हैं उनको देना हम चाहेंगे। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी बात को स्पष्ट किया। लगातार वर्गीकरण के बाद चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई या फिर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने वर्गीकरण के लेकर 21 अगस्त को जो आंदोलन किया जा रहा था वहां पर उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से तो उन्होंने नहीं कहा था कि वर्गीकरण के हम खिलाफ हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि जहां पर भी 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन को देखते हुए बहुत से हमारे युवा साथी थे जिन पर मुकदमे दर्ज हुए थे, उनकी समस्याओं को देखते हुए
और उन हालातों को देखते हुए वर्तमान के अंदर ऐसे क्रिएट ना हो, तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। उसके बाद लगातार चंद्रशेखर आजाद जी का जो ओडीएससी समाज की तरफ से विरोध किया जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि वास्तव में जो वंचित जातियां अगर वंचित रह गई हैं तो सबसे पहले जो सरकार को चाहिए वो जातीय जनगणना करवानी चाहिए। और हमें लगा कि शेड्यूल SC/ST कास्ट के अंदर वास्तव में जो जातियां हैं वो वंचित रह गई है, तो उनके लिए हम आवाज बखूबी से उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रेजेंट के अंदर 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर जो आंदोलन करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक आंदोलन जो करने जा रहे हैं, उसमें हम जो वंचित जातियां हैं उनके लिए 10% अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था हो। साथ में उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन की लड़ाई केवल हम सरकारी नौकरियों के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, हम उन व्यवस्थाओं के लिए भी लड़ रहे हैं। आज हर एक क्षेत्र निजीकरण के हाथों में जाता हुआ हम देख रहे हैं। हमारी लड़ाई उन निजीकरण क्षेत्रों के अंदर भी हमें आरक्षण दे और वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। SC/ST समाज के साथ साथ OBC समाज को भी रिजर्वेशन वहां पर मिले। और जिस तरीके से आज हर एक सेक्टर निजीकरण के हाथों में जा रहा है, तो वहां पर भी SC/ST OBC समाज की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। साथ में जो हायर जुडिशरी की जो सर्विसेज है वहां पर भी SC/ST OBC समाज को रिजर्वेशन दिया जाए। साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने वर्तमान के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है और स्वास्थ्य प्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सांसद बनने के बाद या फिर पहले भी हम स्कूलों का और अस्पतालों का निरीक्षण हमने किया है, और सांसद बनने के बाद भी हम अपने नगीना क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल और अस्पतालों के अंदर गए, वहां पर जो व्यवस्था हमने देखी स्कूलों के अंदर और अस्पतालों के अंदर, तो वहां पर केवल व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति हमें मिली। हम चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जहां पर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के MLA मंत्री, देश के हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या एक ग्रेड के नौकरी वाले या फिर B क्लास के, C क्लास के, D क्लास के जितने भी सरकारी सर्विसेज, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये भी अधिकारी है, चाहे फिर वो किसी भी ग्रेड का हो, उन तमाम अधिकारियों के, उन तमाम नेताओं के, उन तमाम A ग्रेड क्लास के जो नौकरी पाने वाले, सर्विस पाने वाले लोग हैं, उन सभी के बच्चे जिस दिन सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ेंगे उस दिन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छे से होगी। जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छे से नहीं होगी, जब तक समान शिक्षा सभी को नहीं मिलेगी, एक गरीब मजदूर का बच्चा और एक MLA मंत्री का बच्चे के अंदर जो शिक्षा के अंदर जिस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है इस देश के अंदर, वो भेदभाव खत्म होना चाहिए। यही हालात हम अस्पतालों के अंदर देखते हैं। वो सरकारी अस्पताल जहां पर एक गरीब व्यक्ति इलाज करवाता है, एक गरीब समाज, वंचित समाज, SC/ST OBC समाज के जो लोग हैं वो वहां पर इलाज करवाते हैं, वही इलाज की व्यवस्था MLA मंत्री और जो बड़े बड़े कर्मचारी बने बैठे हैं, हाई क्लास की जो नौकरी पर है, हाई क्लास की जो सर्विसेज पर है, उन कर्मचारियों को, उन MP MLA, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के तमाम जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं या फिर वो लोग हैं, उनको भी सरकारी अस्पताल में इलाज उनका होना चाहिए। जितना भी प्राइवेट सेक्टर है बंद होना चाहिए। और साथ में जो सरकारी, खासकर अगर अस्पताल की बात करें या फिर स्कूल की बात करें, तो वो जो मेन जगह है जहां से आदेश की रीढ़ बननी शुरू होती है, जहां से बेस बनना शुरू होता है, उसी के अंदर सबसे पहले भेदभाव शुरू हो जाता है। एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और एक हाई क्लास सर्विसेज वाले व्यक्ति का बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता है। ये जो गैप है अमीरी और गरीबी के बीच वाला, ये गैप खत्म होना चाहिए। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा सभी को समान तरीके से मिलनी चाहिए, तभी देश की व्यवस्था सुधर सकती है। साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहुजन समाज, दलित समाज, SC/ST OBC समाज का जो दुश्मन है वो बहुत ही चालाक है, उसकी चालाकी को बहुत चालाकी के साथ समझने की जरूरत है और उसे समय रहते हुए हमें समझने की जरूरत है। राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक जो की है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक वो मास्टर की है जिससे हम अपनी हर तरक्की के दरवाजे खोल सकते हैं। ये बहुजन समाज के लोगों को समझने की जरूरत है, OBC समाज के लोगों को समझने की जरूरत है। देश के अंदर हमारी 85% आबादी है, लेकिन आज भी 85% आबादी के लोग हर एक सुख सुविधा से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों की चालों को समझते हुए, हमें वर्तमान के हालातों को देखते हुए
जो राजनीति जो मास्टर की है उस पर हमें फोकस करना चाहिए और बहुजन समाज की सरकार इस देश के अंदर बननी चाहिए, वंचित समाज, ओबीसी समाज की सरकार इस देश के अंदर बननी चाहिए। तभी जो बहुजन समाज है, ओबीसी समाज है, वो जो तरक्की देखना चाहता है, समाज को आगे बढ़ते देखना चाहता है और जिस तरीके से देश के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही है उसके अंदर परिवर्तन चाहता है, तो राजनीति जो शक्ति है वो हमें पहचानने की जरूरत है। इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि वर्तमान के हालातों को देखते हुए और समाज के हालातों को देखते हुए आए दिन जिस तरीके से जातीय आधार पर जो उत्पीड़न होते हैं, जो हक अधिकारों का जिस तरीके से हनन हो रहा है, ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज जो 85% की जनसंख्या होते हुए भी तमाम जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे जूझ रहा है, उसको हमें समझने की जरूरत है। और इस राजनीतिक शक्ति के माध्यम से जो दुश्मन लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, उन्हें हमें जवाब देना होगा। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी बात को संबोधित करते हुए आगे ये कहा कि 11 सितंबर को जो दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है उस पर आप सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना है और वहां से हम अपनी संघर्ष की शुरुआत करेंगे और अब संघर्ष के अंदर हम पीछे नहीं हटेंगे।